हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जो हम प्राइमरी टॉपिक पढ़ते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सी स्टूडेंट्स, इंटरप्रिटेशन में जब हम रूल्स पढ़ते हैं तो रूल्स हम रेफ़र करते हैं जब हमें खुद स्टैट्यूट से कोई हेल्प नहीं मिलती हो तब। लेकिन जब भी हमें कोई स्टैट्यूट का या किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करना होता है तो हम सबसे पहले उस स्टैट्यूट में ही बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, उनसे उसका इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं। तो जो ये वीडियो है ये हमें बताएगा कि हम कैसे किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने में जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उस स्टैट्यूट में दिए होते हैं उनसे कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो स्टैट्यूट होता है वो एक लेजिस्लेटर की विल या इच्छा होती है, राइट। और उसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर्स होते हैं जो कि इसमें दिख भी रहे होंगे, जैसे कि शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल और दीज आर द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो इनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि इनसे हमें इंटरप्रिटेशन में कैसे हेल्प मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टाइटल से। शॉर्ट टाइटल जो होता है वो बेसिकली किसी स्टैट्यूट का आइडेंटिफिकेशन होता है, राइट, निकनेम ऑफ द स्टैट्यूट। फॉर एन एग्जांपल जो इसमें दिए हुए हैं, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो ये क्या है, ये उसका शॉर्ट टाइटल है। ऐसे ही द इंडियन पेनल कोड 1860, ये क्या है, शॉर्ट टाइटल है, राइट। ऐसे ही लॉन्ग टाइटल भी होता है। लॉन्ग टाइटल जो कि हेडिंग ऑफ द स्टैट्यूट भी कह सकते हैं अपन इसको, जिससे हमें क्या उस जो लॉ बना हुआ है उसका हमें ब्रीफली अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ उसके टाइटल से, तो इसके लिए लॉन्ग टाइटल का यूज़ होता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल जो कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973, तो उसका जो लॉन्ग टाइटल है वो ये कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी कि ये एक कंप्लीट टाइटल है जो हमें बता रहा है कि हमें अगर क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ भी लॉ अगर हमें रेफ़र करने हैं तो हम कौन से लॉ को रेफ़र करेंगे, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, राइट। फिर नेक्स्ट है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल अपन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ के आए हैं, और प्रियम्बल जो होता है वो किसी एक्ट में वो क्या चीज़ बताता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है आपके प्रियम्बल एक्ट का, वो उसके प्रियम्बल में दिया होता है। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया। यानी कि अगर हमें जनरल पेनल कोड को रेफ़र करना है इंडिया के रेफरेंस में, तो हम कौन सा एक्ट को यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे द इंडियन पेनल कोड ऑफ 1860, राइट। तो जो प्रियम्बल है वो बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट बताता है, और उसी से हमें पता चलता है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग दैट एक्ट, राइट। नेक्स्ट है मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, किसी भी जो एक्ट होता है उसमें जो सेक्शन होते हैं उस सेक्शन के साइड में या अपर साइड में ना कहीं उस पर्टिकुलर सेक्शंस या कोई एक सेक्शन है उससे रिलेटेड ब्रीफिंग दी हुई होती है। तो उस ब्रीफिंग से हम क्या समझते हैं कि वो सेक्शन है या जो ग्रुप ऑफ सेक्शन है वो हमें अब क्या बात बताएगा इस एक्ट में, उसके बारे में लिखा होता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी है, वो क्या कहता है, एन एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट। यानी कि अगर हमें जब भी कोई ऐसा एक्ट देखना है जिसमें थ्रेटनिंग हो रही है, तो उसके लिए हम कैसे डिफेंसेस ले सकते हैं, वो कौन बताता है, सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी, राइट। ऐसे ही 110 ऑफ सीआरपीसी का है जो कि क्या बताता है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो ये 110 से हमें ये पता चलता है कि हम जब भी बेल देनी होती है तो हैबिचुअल ऑफेंडर और गुड बिहेवियर वाले जो ऑफेंडर्स हैं उनके लिए कैसे क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, वो सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी हमें बताता है। नेक्स्ट जो है स्टैट्यूट की हेडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमको अंडरस्टैंड करने में या उसका इंटरप्रिटेशन करने में। जैसे कि इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आईपीसी की जो हेडिंग दी हुई है सेक्शन 172 से 190 के लिए, क्या कि ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। यानी कि अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी है पब्लिक सर्वेंट की, अगर उसका कोई कंटेम्प्ट करता है तो उससे रिलेटेड हमें प्रोविजंस कहाँ मिलते हैं,
सेक्शन 172 से 190 में। तो ये हेडिंग भी क्या करता है, इंटरप्रिटेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ताकि उस हेडिंग से हम जान सकें कि वो लॉ जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज। हम कोई भी एक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डेफिनेशन पोर्शन दिया होता है, राइट। और वो क्या बताता है, उस एक्ट में यूज़ किए गए पर्टिकुलर वर्ड्स की अगर कोई अलग से डेफिनेशन है जो कि हमें जनरल क्लॉजेस एक्ट में नहीं मिलती है या वहाँ से कुछ डिफरेंट है, तो हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो होता है यानी डेफिनेशन क्लॉज उसकी हेल्प लेते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज़ होने वाले बहुत सारे टर्म्स जैसे कि कोर्ट, फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स इन इशू की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, उस पर्टिकुलर एक्ट में यूज़ इन सभी वर्ड्स का जो पर्टिकुलर मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है प्रोविज़ो। प्रोविज़ो जो किसी भी एक्ट में दिया होता है, किसी भी सेक्शन में दिया होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रोविज़ो का हिंदी में मतलब होता है परंतुक, और परंतुक का क्या मतलब होता है कि अगर हम उस एक्ट में हम कोई सेक्शन रीड कर रहे हैं तो हमें उसको उसके परंतुक के साथ यानी प्रोवाइडेड जो क्लॉज होता है उस क्लॉज के साथ उसको पढ़ना होता है, और वो एक कंडीशन बताता है कि आप उस सेक्शन को फॉलो तो करो लेकिन विद सर्टेन कंडीशन, जो कि कंडीशन कहाँ दी हुई होती है, प्रोविज़ो में दी होती है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल 120 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है, तो वो सेक्शन स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब है कि अगर उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हमें बताना है तो हमें उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट करना ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते हैं तो वो जो हमने कॉन्स्पिरेसी के लिए भले ही कुछ एग्रीमेंट किया हो लेकिन उसकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी अनटिल अनलेस जब तक कि उस एक्ट के फर्दरेंस में या इन परसुएंस टू डू समथिंग फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ना किया गया हो, राइट। तो प्रोविज़ो सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम अलग से रीड नहीं करेंगे, उसको उसके साथ ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे सेक्शंस के साथ इलस्ट्रेशन यानी कि उदाहरण जिनको हम कहते हैं वो दिए हुए होते हैं। जैसे कि इसको भी एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें, सेक्शन 378 जो कि थेफ्ट की बात करता है, चोरी की बात करता है, तो बहुत सारे वेरियस वेज़ होते हैं चोरी करने के जिनको हम इंक्लूड करते हैं चोरी के कॉन्सेप्ट में। तो वो इलस्ट्रेशन A to P जो है वो हमें बताता है कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट यानी थेफ्ट से रिलेटेड, चोरी से रिलेटेड बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करता है, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द टर्म थेफ्ट, राइट। नेक्स्ट है एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज। अब एक्सेप्शन जो होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सेक्शन में, क्योंकि अगर हमें सेक्शन को अंडरस्टैंड करना है और अगर हमें कुछ एक्सेप्शनली सिचुएशन दिख रही है तो हम उस सेक्शन में एक्सेप्शन का ही एक अलग से क्लॉज मेंशन होता है। जैसे कि सेक्शन 300 ऑफ IPC जो कि मर्डर को डिफ़ाइन करता है, तो उसका स्टार्टिंग ही लिखा हुआ है फॉर एक्सेप्ट दीज 5 एक्सेप्शन, लाइक जो 3 कंडीशन उसमें दी है उन कंडीशंस को छोड़कर जो बच गए हैं उनको हम मर्डर कंसिडर करते हैं, और वो एक्सेप्शनली सिचुएशन हमें उसमें पढ़नी होती है जिनमें मर्डर नहीं होकर वो क्या हो जाता है, कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। आप इसको और अंडरस्टैंड करोगे जब आप IPC पढ़ोगे। नेक्स्ट है सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज का मतलब ये होता है अगर कोई एक्ट रिपील हो गया है या उसका री इनैक्टमेंट हो गया है तो हम उसको सेविंग क्लॉज में डाल देते हैं, राइट। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी बहुत बार सेक्शन के साथ में ही दिया हुआ होता है, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर मीनिंग, और अगर हमें कोई डाउट है उस पर्टिकुलर सेक्शन में तो वो वहीं पे एक एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, उससे हम उसको और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो एक्सप्लेनेशन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरप्रिटेशन का। नेक्स्ट है शेड्यूल्स। बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जिनमें एक्ट के जो सेक्शन होते हैं उसके अलावा कुछ शेड्यूल्स भी दिए होते हैं। उन शेड्यूल्स का बेसिकली मतलब होता है हम जो क्लेम कर रहे हैं अपने राइट्स को, या जो भी हमारे राइट हैं उनको अगर हमें और बेटरली एक्सरसाइज करना है तो हमें जो तरीका दिया हुआ होता है वो शेड्यूल्स में दिया हुआ होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी 12 शेड्यूल्स दिए हुए हैं, तो हम अगर हमें कोई भी चीज़ प्रोसीजर अगर देखना है तो हम उन शेड्यूल्स में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है पंक्चुएशन। जो हम
लैंग्वेज लिखी हुई होती है लॉ में, तो उसमें बहुत बार सेमी कॉलन, कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, इनको यूज़ करने का ही मतलब ये है कि वो वहाँ पर एक ब्रेक दिया हुआ है जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है लॉ के पर्सपेक्टिव से, और उसको पंचुएशन के थ्रू और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इसीलिए पंचुएशन यूज़ होते हैं। तो ये भी जब भी हम लॉ को इंटरप्रेट करें तो पंचुएशन मार्क्स जहाँ पे दिए हुए हैं वहाँ पर हम थोड़ा ध्यान से उनका इंटरप्रिटेशन करें, इसके लिए वो पंचुएशन मार्क दिए हुए होते हैं, राइट। सो दीज आर दी वेरियस इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन स्टैट्यूट। और ये इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि हम जब इंटरप्रिटेशन के रूल्स की बात करते हैं तो वो सेकेंडरी चीज़ है। हम अगर किसी का इंटरप्रिटेशन, लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो सबसे पहले उस एक्ट में ही बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। अगर वहाँ से हमें कोई कन्फ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी दिखती है तो हम किस पे जाते हैं, फिर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो अपन और आगे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।